नमस्ते। नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। और आज हम आपको एक और शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से और पूरे नवोदय परिवार की तरफ से नवोदय डे की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और आज के दिन को हम फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड आज हम अपने अगले पेपर की ओर अग्रसर होते हैं और हमारा अगला पेपर रहेगा हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पेपर नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, और जो भी बच्चा नवोदय विद्यालय की प्रवेश तैयारी अब जो कर रहा है वो बड़े ध्यान से इन पेपरों को सॉल्व करें, ताकि उसको परीक्षा में आने वाले सारे क्वेश्चनों में बहुत ही आसान लगे। ठीक है ना, उनको कभी भी ऐसा फील नहीं हो कि ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले। ठीक है, ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या है कि मानसिक योग्यता 50% की होगी, 40% आएंगे। उसी प्रकार गणित 20 अंक की होगी और 25% होगा। ठीक है, तो 25% मार्क्स होंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी भी 20 अंकों की होगी और 25% मार्क्स होंगे। इस प्रकार टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और आपके कितने मार्क्स के होंगे? 100% मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि रहेगा हमारा पेपर नंबर 4। ठीक है, तो ठीक है, क्या है क्वेश्चन दे रखा है 0.125% को भिन्न में परिवर्तन करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो 0.125%। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो 0.125 डिवाइड बाय 100। ठीक है, एक बात समझ में आ गई इतना। अब दूसरी बात, अब हमें डेसिमल हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें किस में लाना, फ्रैक्शन में लाना है। तो ये डेसिमल हटा, तो हटते ही क्या हो गया, नीचे क्या आ जाएंगे, डेसिमल जितने बाद होगा उतने नीचे एक के बाद 0 आ जाएंगे। ठीक है, आ गए। अब 25 से कट गया ये 5 बार, और ये 25 से कट गया 4 बार, ये 5 से कट गया 1 बार, ये 5 से कट गया 2 बार, और ये इसके पीछे लग जाएंगे 2 0। अब बचा क्या, ऊपर है 1, नीचे है 4 दूनी 800। तो ऑप्शन नंबर 1/800, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और जो कि यहाँ हमारे इस स्क्रीन पर देखें, व्यंजक 4.9 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.07 डिवाइड बाय 0.07 का मान क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना, नॉर्मल तरीके से सॉल्व किएगा। 4.9 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइड बाय 0.07। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करना, डेसिमल है, डेसिमल को एक बार के लिए भूल जाओ। फिर क्या करना, 7 को 1 से गुना कर ले, 7 एकम 7, 7 एकम 7। डेसिमल देखो, यहाँ पर 1 के बाद लगा, यहाँ पे 2 के बाद लगेगा। जब भी मल्टीप्लाई होगा डेसिमल क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद, तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 कितना हो गया 3। तो डेसिमल कितने बाद लगेगा ना, अभी 3 के बाद। तो 1 तो ये 2 और ये 3, 0.007 आ गया। अब डिवाइड बाय 0.07 प्लस 4.9। अब देखो, सोचने वाली बात ये है कि जब मल्टीप्लाई था तो डेसिमल क्या होता है, जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड में देखो, पहले तो क्या करना है, डिवाइड में डिवाइड कर दो, 7 में 7 का भाग गया 1 बार। अब देखिए, यहाँ पर है 3 के बाद डेसिमल, 1 2 3 के बाद, यहाँ है 2 के बाद। इसका मतलब 3 के बाद वाले 3 में से क्या करोगे, 2 घटा दोगे। इसका मतलब कितना बचा पीछे, 1 डेसिमल, मतलब 1 के बाद डेसिमल लगाना है, एक यही और यहाँ डेसिमल लगा दिया। तो 0.1 इसका आंसर आ गया। सॉरी, इसको सॉल्व करने के बाद आ गया। फिर 4.9 है, अब 4.9 के अंदर जोड़ दो, 4.9 प्लस 0.1, 9 और 1 10 का 0, कैरिंग 1, 5 का 5, मतलब 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संख्या कितना दे रखा है, 854 स्टार 4 2 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए कि वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है ना, तो 9 से विभाजित का नियम क्या होता है कि भाई सभी संख्याओं का सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, 9 से विभाजित होना चाहिए।
विभाजित होना चाहिए। ये 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से विभाजित, पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इनको जोड़ दें, 8 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं रखा, हमने 0 रख दिया, ठीक है, प्लस 4 प्लस 2। अब इन सबको जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23। अब मुझे बताओ क्या 23 9 के पाड़े में आता है या 9 से विभाजित होता है? नहीं होता है। तो 23 में हम क्या जोड़ें कि ये 9 से विभाजित हो जाए? 23 में क्या जोड़ें कि ये 9 से विभाजित हो जाए? तो 23 में देखिए ऑप्शन नहीं करते हैं। 23 में 5 जोड़ा 28, क्या 9 के टेबल में आता है 28? नहीं आता बिल्कुल भी। तो क्या 4 आता है? 23 और 4 कितना होता है? 27। क्या 9 के टेबल में 27 आता है? 9 या 27 बिल्कुल आता है, ठीक है। फिर क्या बोला इसने? उन अंक आना चाहिए जो पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। तो अब यहाँ पे कौन से, इसमें कौन से जोड़ दें? 4 जोड़ा दीजिए, 27 हो जाता है, और 27 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका मतलब यदि मान लो मैं यहाँ पर 4 रख दूँ तो ये क्या होगा? पूरी तरह से क्या हो जाएगा? 27 से विभाजित, 27 से 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इस संख्या पूरी के अंदर किसका भाग जाएगा? 9 का भाग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? अनुपात 5 अनुपात लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना दे रखा है? 5 अनुपात 3। फिर क्या बोला? आयत का परिमाप दे रखा है, मतलब पेरीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 112 मीटर, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेशियो हमारा पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। अब इसी के अंदर रेशियो को रख दो। जो रेशियो क्या कह रहा है? पेरीमीटर हमारा फाइंड करना क्या था? 2 गुणा लंबाई, रेशियो में कितना है? 5 है, चौड़ाई कितनी? 3 है, तो रख दिया। 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 दूनी 16। अकॉर्डिंग टू रेशियो हमारा पेरीमीटर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, लेकिन रियल में कितना है? 112। इसका मतलब 16 को रखो 112 के बराबर में। एक की वैल्यू फाइंड करो 112 के अंदर। जब एक की वैल्यू फाइंड करेंगे 16 क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 16 7 112, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 7 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो अब क्या करना है? जो रेशियो दे रखा है उसको 7 से गुणा कर दीजिए, उसको 7 से गुणा कर दीजिए। जो रेशियो दे रखा है उसको 7 से गुणा कर दीजिए। उस प्रकार क्या आ जाएगी? रियल हमारी लेंथ या ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 7 तिया 35, सॉरी 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारे पास में आ गई। अब एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी? 35 गुणा 21, 35 गुणा 21। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 20 प्लस 1 गुणा 35। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 35 गुणा 70, 700 हो गया, प्लस 35 एकम 35। आंसर कितना आ जाएगा? 735। इसका क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर एरिया, 735 वर्ग मीटर, ठीक है ना। इसमें ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 735 कैसे फाइंड किया हमने? पहले रेशियो को रखा, रेशियो जो दे रखा था वो दिखा हमने। फिर इसका रियल मतलब अकॉर्डिंग टू रेशियो हमने पेरीमीटर फाइंड किया, 16 आ गया। ये 16 हमारे रेशियो अकॉर्डिंग तो 16 था, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा? 112। तो हमने 16 को 112 के इक्वल टू रखा और एक की वैल्यू फाइंड की। एक की वैल्यू 7 आ गई, उसके एक वैल्यू को हम क्या करेंगे? रेशियो से गुणा करके रियल लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। और रियल लेंथ ब्रेथ हमारे पास में आता ही हम क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक रेक्टेंगल सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आयत का परिमाप सॉरी एरिया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के अंदर। यदि 8 नींबू का मूल्य 6 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? क्या बोला है कि 8 नींबुओं की एसपी, क्या बोला? 8 नींबुओं का सीपी, 8 नींबू का 8 लेमन का सीपी इक्वल टू है किसके? 6 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर, 6 लेमन के एसपी के बराबर। इसका मतलब जितने रुपए में मैं 8 नींबू लाया हूँ ना, उतने रुपए मैंने 6 नींबू बेच के कमा लिए। जितने रुपए में मैं 8 नींबू लाया हूँ उतने रुपए तो मैंने किसमें कमा लिए? 6 नींबू बेच के कमा लिए। इसका मतलब मेरे को कितने नींबू का फायदा हुआ? 2 नींबू मेरे घर पे रह गए, ठीक है ना। तो 2 नींबू का मेरे को क्या हो गया? प्रॉफिट। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें देखो ज़्यादा फंसना नहीं, फंसोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंपल तरीके से सोचना है कि 8 नींबू का मूल्य 6 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 6 नींबू की सीपी बराबर क्या है? सॉरी 8 नींबू की सीपी बराबर कितना है? 6 नींबू की एसपी। इसका मतलब जितने में मैं खरीद के लाया हूँ 8 नींबू, उतने तो मैंने 6 नींबू बेच के खरीद लिए, सॉरी कमा लिए। और मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? 2 का। कितने का हुआ? 2 का। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी सीपी क्या थी इसमें? सीपी तो यही हुई ना, 6 नींबू हुई ना, 8 थोड़ी हुई। वो तो मेरा प्रॉफिट था ऊपर वाला। भाई 6 नींबू के बराबर एसपी है, एसपी के बराबर क्या है हमारी? 8 नींबुओं की क्या है? सीपी है कि नहीं? तो बस
6 लिख दो नीचे, डिवाइड बाय 100, ये आ गया हमारा न्यू परसेंटेज। 6 से 2 से कट गया 3 बार, और 3 से 100 कट गया 33.3333, या फिर 33.1/3, ऑप्शन नंबर परसेंटेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। और इसी को बहुत ही आसान तरीके से ये होता है, ठीक है। और डिफिकल्ट तरीके से करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। 8 नींबू को दे रखा है, फिर 1 नींबू का वैल्यू निकालो, फिर 6 नींबू का दे रखा है, फिर 1 नींबू की वैल्यू निकालो, ठीक है। और फिर माइनस करके लॉस प्रॉफिट निकाल के वही सही सेम फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 करके फाइंड करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के उधर। यदि मान लो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट के बताइएगा, हम आपको कंप्लीट पूरा तरीके से डिटेल में समझा देंगे। देखिए बाकी ये मॉडल पेपर है, इसको आप आसान से परीक्षा में कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका हमने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 180 मीटर लंबी ड्रिल गाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड पार करती है, तो गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो स्पीड फाइंड करनी है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की लेंथ दे रखी है। तो जब भी ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है कि एक खंबे या एक आदमी को पार करने में लगा समय, किसको, ट्रेन को। तो ट्रेन की क्या होगी, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या आएगी, दूरी, और नीचे क्या आएगा, स्पीड, मतलब गति, ठीक है, या चाल कह लो, ठीक है। अब तो देखो दूरी क्या है हमारी, अब देखिए ये फॉर्मूला दे लिया, समय का फॉर्मूला क्या, दूरी बटा चाल। अब समय देखो, हमको देखो समय दे रखा है और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ नहीं दी हुई, ये फाइंड करनी। तो इसको इधर ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। बस उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कितना है, 180 डिवाइड बाय 12। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, अब ये जो स्पीड आएगी ना, वो स्पीड किस में होगी, मीटर पर सेकंड में होगी, क्योंकि मीटर में दूरी दे रखी है और सेकंड में टाइम है, इसलिए जो स्पीड आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 6 से कट गया ये 2 बार, ये 6 से कट गया 3 बार, ठीक है ना। अब ऊपर कितना हो गया 30, नीचे 2 से कट गया 15 बार, मतलब 15 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है ना। अब हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर से, हमने पहले ही बताया आपको, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो किसका गुणा भाग करना है, किसका करना है, 5/18। 5/18 से गुणा करोगे जब इधर जाओगे, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लो वापस इधर जाओगे तो 18/5 से इसको क्या करोगे, गुणा करोगे। तो ठीक है, हमें मीटर पर सेकंड से वापस किसमें जाना है, किलोमीटर में जाना है। तो किलोमीटर जाने के लिए क्या करोगे, 15 गुणा 18/5, 5 से कट गया 3 बार, 18 54, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन 5,920 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब क्या दे रखा है, देखिए साधारण तरीके से रेट दे रखी है 8%, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना है 6 ईयर। फिर मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, मतलब मिश्र धन जिसमें ब्याज और हमारा मूलधन दोनों जुड़े हुए हैं। अब बताओ मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल सॉरी क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है, ब्याज नहीं है, ब्याज होता तो हम फाइंड कर लेते, ठीक है ना। क्या करना है, मूलधन नहीं है, मूलधन नहीं है, तो मूलधन यहाँ से देख लीजिए। अब हम इससे हम क्या करेंगे, देखो 8% को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/100। इसका मतलब हमारा मूलधन कितना है प्रिंसिपल, 100 है। तो ब्याज कितना है, 100 मतलब 1 साल का, ठीक है। तो 100 में 1 साल का 8 रुपये का ब्याज है, तो हमारा साल कितना है, टोटल 6 साल है। तो 8 छिंग कितना आ जाएगा 48, 8 छिंग 48 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। 48 रुपये कितना हो गया इसमें, ब्याज हो गया हमारा, 48 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। 6 सालों का, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब जब 100 रुपये हमारी मूलधन होता है तो हमारा ब्याज कितना होता है 48। तो हमारी मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, SI प्लस प्रिंसिपल। SI हमारी कितनी 48 आ गई, 48 प्लस 100 करोगे कितना आ जाएगा 148। तो हमारे अकॉर्डिंग, मानने के अकॉर्डिंग हमारा कितना आ रहा है, जो अमाउंट है वो कितना 148 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5,920 है। तो 148 को 5,920 के इक्वल टू में रखो, एक की वैल्यू फाइंड करोगे तो 5,920 अपॉन 148, ठीक है। 8 छिंग 48, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का भाग दीजिए, इसमें देखो 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 का भाग इसमें गया 7 और इसमें 4 बार, ठीक है। इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 का भाग गया 2 बार, फिर
इसमें 2 का भाग गया 5 में गया 2 बार, ठीक है। फिर बचा 1, फिर गया 9 बार, 9 दूनी 18, फिर 1 बचा, फिर गया 6 बार, फिर आ गया 0, 2660 आ गया, 2660 आ गया। अब देखिए आगे अब भी 2 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 2960 बट्टा 74, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 70 35 37 बार, कितनी बार गया 37 बार। इसमें 2 का भाग 1 बार, फिर गया 4 बार, फिर गया 8 बार, फिर 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए 37 की टेबल में क्या 148 आता है, तो हमें देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई देखो 37 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 37 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 और 3 10 जाएगा नहीं, इसमें टेबल दीजिए 1480 डिवाइड बाय 37, तो 37 का टेबल आना चाहिए। और देखिए 40 का टेबल हम कितनी बार बोलेंगे, 3 बार बोलते तो 30 93, 4 बार बोलेंगे तो 120, ठीक है 120, और 5 बार बोले तो 30 पंजे 150, 40 दिया 40 100 160 ज़्यादा हो जाएगा। 37 का टेबल हम 3 बार बोलते हैं, सॉरी 4 बार, 37 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14, 148, वाह पूरा चला गया। कितनी बार गया 4 बार, कितना आ गया 148, 148, नीचे क्या आ गया 0, इधर 0 है, ये 0 उतारा, फिर 37 के बाद 0 बार बोला 0 आया, नीचे घटाया 0 आ गया। कितना आ गया हमारा आंसर, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। जब हमारी 1 की वैल्यू 40 आ गई तो हमने मूलधन कितना माना था, हमारा प्रिंसिपल 100 माना था ना, तो 100 को क्या करो 40 से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा मूलधन 4000 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, संख्या 4 3 2 1 5 तथा इन्हीं अंकों को आरोही क्रम में रखने से बनी संख्या में कितना अंतर है। मतलब ये संख्या दे रखी है, इन अंकों से एक संख्या बनाओ, कैसी बनानी है हमें, आरोही क्रम में। मतलब सबसे पहले छोटा, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है। आरोही क्रम में रख दिया, बढ़ते क्रम में रख दिया। बनी संख्या में कितना अंतर है, मतलब इसमें और इसमें अंतर कितना है, तो उसको जाके इसमें घटा दो, 1 2 3 4 और 5 घटाई, 5 में 5 गया 0, 11 में से 4 गया, 11 में 4 गया कितना आ गया 7, इधर कितना 11 में से 3 गया, फिर कितना बच गया 8, इधर कितना है 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 3 0 8 7 0, 3 0 8 7 0, 3 0 8 7 0, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ना ढंग से, ठीक है ना। राम क्या करता है, राम के पास में 180 रुपये लेकर बाजार गया, 8 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने छिन्नू केले खरीदे तथा 1.25 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 75 पेंसिल खरीदी, तथा यदि उसने 20 रुपये आने जाने में खर्चा किया तो बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं। अब देखो कितने रुपए लेके टोटल उसके पास कितने हैं 180 रुपये, ये टोटल पैसे हैं, ठीक है। इसने 180 रुपये, अब खर्चा कहाँ किया वो देखिए। क्या बोला इसने कि 8 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन का उसने कितना दिया है, 1 दर्जन का 8 रुपये दिया है, ठीक है। और क्या खरीदे, छिन्नू केले खरीदे। छिन्नू केले मतलब अब छिन्नू केलों को हमें क्या करना पड़ेगा, दर्जन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में क्या दे रखा है 1 दर्जन का वैल्यू दे रखा है। तो छिन्नू को जब हम दर्जन में बदलेंगे तो छिन्नू को दर्जन कैसे बदल सकते हैं, छिन्नू के अंदर किसका भाग दें 12 का भाग दें, क्योंकि नंबर ऑफ दर्जन में फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ दर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल के अंदर 1 की वैल्यू को भाग देना। टोटल हमारे 96 है और 1 दर्जन में कितना 12 केले आए, तो 12 का भाग दिया तो 12 आटा छिन्नू, मतलब 8 दर्जन केले खरीदे उसने। कितने खरीदे 8 दर्जन केले खरीदे। तो 1 दर्जन का 8 रुपये था, 8 दर्जन का 8 आटी 64 रुपये, ठीक है ना। अब केलों का मूल्य हमारे पास में आ गया। फिर दूसरा क्या बोला इसने, 1.25 रुपये प्रति पेंसिल की दर से, ठीक है, प्रति पेंसिल की दर से 75 पेंसिल खरीदी। अब देखिए 1.25 गुणा 75, क्यों, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य 1.25 है, तो 75 का निकालना, 75 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, 75, सीधी सी बात, ठीक है। 5 पंजे 25, कैरिंग 2 5 2 10, 10 और 2 12, हासिल का 1 5 5 और 1 6, मल्टीप्लाई बाय 7 पंजे 35, हासिल का 3 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 14 और 3 17, हासिल का 1 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है। अब इसको क्या करीजिए, जोड़ देना, क्या करना है जोड़ देना, 5 का 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, हासिल का 1 आ गया इतना। अब देखो डेसिमल कितने बाद था, 2 के बाद था, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लगा दिया, कितना आ गया 93 रुपये 75 पैसे। अब देखो खर्चा कहाँ किया पहले वो देखिए। देखो इसने पहले क्या किया, 64 रुपये का खरीदे केले खरीदे, ठीक है। फिर इसने 93 रुपये और 75 पैसे का क्या खरीदा, पेंसिल खरीदे, ठीक है ना। इसमें तो बनाना
ये पेंसिल, और इसने रेंट सॉरी किराया दिया कौन सा, आने जाने का, ठीक है, वो कितना रुपये, 20 रुपये, ठीक है। अब खर्चा निकाल लो टोटल, तो 5 का 5, 7 का 7, 4 और 3 7, 9 और 6 15 और 2 17, ठीक है। तो 177 रुपये 75 पैसे इसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। टोटल उसके पास कितने रुपए थे, टोटल मनी उसके पास थी 180 रुपये 00। अब क्या करोगे, 177 माइनस 75.75, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे हासिल लिया, सॉरी यहाँ से हासिल आएगा कितना, 10, 10 में से 5 गया 5, इधर 9 है, 9 में 7 गया 2, अब आ गया यहाँ पे 9 है, 9 में 7 गया 2, फिर यहाँ पर 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, मतलब 2 रुपये 25 पैसे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। बढ़ते हैं, किस वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 120 हो जाता है। किस वार्षिक ब्याज की दर से, किसी दूसरी बात क्या फाइंड करना है, इसमें दर बताना, रेट फाइंड करना है, बाकी सब दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है 300 रुपये का साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल दे रखा है 300, टाइम दे रखा है हमने 5 वर्ष, और ब्याज देखो साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। साधारण ब्याज 100 वर्ष में 120 हो जाता है, तो देखो ऐसा ही दे रखा है, हमारा साधारण ब्याज कितना है, 120 रुपये। सीधी सी बात है, हमें क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर दर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा SI गुणा 100 बटा टाइम गुणा प्रिंसिपल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, टाइम फाइंड करना रेट इधर आ जाएगा, प्रिंसिपल फाइंड करना तो प्रिंसिपल इधर जाएगा, रेट इधर आ जाएगा, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं करना है, लेकिन SI फाइंड करना हो तब ध्यान रखना P × R × T/100 ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये तीनों फाइंड करने हो तो तब ये फॉर्मूला होता है। जब रेट फाइंड करना है तो रेट को इधर रख लो, बाकी दोनों को इधर रख लो। जब टाइम फाइंड करना हो तो रेट को इधर ले आओ, टाइम की जगह टाइम को इधर भेज दो। प्रिंसिपल फाइंड करना हो तो प्रिंसिपल इधर भेज दो, रेट इधर ले आओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। ऐसा ही कितना दे रखा है हमारा, ऐसा ही दे रखा है 120। ऐसा ही कितना 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 वर्ष डिवाइड बाय 120 क्या है हमारा, सॉरी 120 नहीं 300, 300 क्या है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है ना। 00 से 00 गुल, 3 से कट गया ये 4 बार, कितना हो गया 40। अब 5 से कट गया ये 8 बार, इसका मतलब रेट कितनी आ गई हमारी 8%। ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। क्या दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है, 2/5, 3/4, 5/6 और 8/9। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, लोड नहीं लेना है, फ्रैक्शन देके डरना नहीं है। जब तक हम हैं तो क्या गम है, ठीक है ना। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, दिन जो नीचे हर दे रखा है हर को क्या करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। जैसे 5 को किया 3, पहले इन दोनों को तुलना कीजिए, कौन बड़ी कौन छोटी है। देखो हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी व छोटी संख्याओं का योग। आगे क्या बोला है, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को भिन्न को ढूंढ कर उन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी निकाल लो, सबसे बड़ी छोटी निकाल लेंगे, देख लेंगे इन दोनों में सबसे बड़ी या छोटी कौन देखते पहले। देखो 4 दूनी 8, 5 तिया 15, इसका मतलब ये है छोटी, 3 15 मतलब ये छोटी है, ठीक है ना। कौन छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है। अब देखते हैं अगला। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या करें, बड़ी ढूंढते हैं, ठीक है। तो बड़ी ये मिल गई हमको, अब इसकी तुलना इससे करते हैं 6 तिया, क्योंकि हमारे पास बड़ी मिल गई, इन दोनों में बड़ी कौन है, ये है और ये छोटी है। तो अब और इससे बड़ी ढूंढते हैं, इससे बड़ी है कि या फिर ये भी बड़ी है, देखते हैं। 6 तिया 18, 4 पंजे 20, ये बड़ी है, इसका मतलब इनमें इन दोनों में ये बड़ी, ठीक है ना। फिर इन दोनों में देख लेते हैं, 8 सिंह 48, 9 पंजे 45, सीधी सी बात ये फ्रैक्शन बड़ी है, इसका मतलब सबसे बड़ी सब भिन्न है वो कौन सी हमारी 8/9 बड़ी है, ठीक है ना। और सबसे छोटी जो भिन्न है वो हमारी कितनी है 2/5 है, 2/5 है। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45, 9 पंजे इन दोनों गुणा करो, 9 पंजे 45, फिर इसको इससे गुणा करो, क्रॉस में इसको इससे गुणा करो, 5 8 पंजे 40, प्लस का प्लस 9 दूनी 18, 40 और 18 कितने हुए 50 और 1 58/45। अब 45 का भाग किसमें 58 में कितनी बार गया, एक बार। नीचे कितना 45, ऊपर कितना बचा 5 ये और 8 वो 13, 1 सही 13/45, 1 सही 13/45। ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले। ए बी सी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 24 और 30 दिन में करते हैं। मतलब ए है ना, वो एक काम कितने दिन में करता है, देखो सबका क्या करना है, ए बी सी तीनों दे रखा है इतने दिन में काम करते हैं। तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे, मतलब पहले 1 दिन का निकाल लो फिर 3 दिन का निकाल लेंगे। 1 दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं पहले वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1 दिन में क्या कैसे काम निकालते हैं वो आपको हमने पिछली क्लास में बता रखा है, अब भी और बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। क्या दे रखा है, ए बी
और सी, तीनों का काम। अब देखिए ए एक काम 20 दिनों में करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में एक काम करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में क्या करता है? ये एक काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। ठीक है। फिर दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कर रहा है 24 दिन में एक काम कर रहा है, मतलब वही काम एक, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/24। ठीक है। फिर उसी प्रकार सेम वही, जैसे 1/20 हुआ, 1/24 हुआ, उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा? जैसे ये 30 दिन में क्या करता है? एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/30। तो बस हमारे पास में तीनों का एक एक दिन का काम आ गया। अब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? तो क्या करो, तीनों को जोड़ दो। 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/, इसको ढंग से इधर देख लेते हैं, 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा? 24, ठीक है ना, 20, 24 और 30 लगभग एलसीएम, ठीक है ना। बारह, 15, 2, 5, 6, 15, 2, 3, 15, 5, 3, 1, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 5, 3, 15, मतलब 120 होगा शायद, ठीक है ना। 5, 3, 15, 15, 30, 30, 60, 60 गुना 120। एलसीएम कितना आ गया हमारा? इधर 120 आ गया। अब 20 का भाग 120 में कितनी बार गया? 6 बार गया। कितनी बार गया? 6 बार गया। फिर 24 का कितनी बार गया? 5 बार गया। 24 5 120 होता है। और 30 का भाग कितनी बार गया इसमें? 4 3 12 40, नहीं ना, 3 चौक 12। 30 का भाग 120 में कितनी बार गया? 4 बार गया। कितनी बार गया? 4 बार गया। 30 चौक 120, हाँ 4 बार गया। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15/120। अब देखो ये क्या आ गया? इनका एक दिन का काम आ गया। कितना आ गया? अब देखो 15 में 15 का भाग गया एक बार, 120 में गया 8 बार, तो कितना आ गया? एक दिन में कितना आ गया? 1/8। तो एक दिन में काम होता है 1/8। तो बताओ 3 दिन में कितना होगा? तो सीधी सी बात है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर कितना आएगा? 3/8। 1 को 3 से गुणा होगा, इसका डिवाइड होता है, इसका गुणा होता है, तो इससे डिवाइड तो हो नहीं रहा है। तो 1 तिया और 8 का 8, 3/8 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है ना। करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। करते हैं अगले। यदि एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो घन का आयतन दे रखा है, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो घन के आयतन की फॉर्मूला क्या होता है? L3। क्या होता है आयतन का? वॉल्यूम का क्या होता है? L3। और संपूर्ण क्षेत्रफल का क्षेत्र एरिया कितना होता है? 6L²। क्या होता है? 6L²। इसका मतलब अब दिया था हमें क्या है? आयतन दे रखा है, ठीक है ना, बाकी तो कुछ दिया नहीं। इसका मतलब हम इस आयतन में रख कर हमारी इस L की वैल्यू फाइंड कर लें, तो 6 × L में रख कर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बस यही करना हमको। घन का आयतन कितना दे रखा है? 1300। देखो इसी फॉर्मूले में रखना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है L3। तो वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है ना। तो वॉल्यूम हमारा कितना दे रखा है? 1331 दे रखा है, इक्वल टू कितना है? L3। अब जब ये क्यूब है ना, हमें क्या चाहिए? L की वैल्यू चाहिए। तो जब क्यूब इधर से जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा? क्यूब रूट। क्या लग जाएगा? क्यूब रूट। अब ध्यान रखना, इधर क्या आएगा? L, और 1331 का क्यूब रूट एक फिक्स होता है। कितना होता है? 11 का क्यूब रूट कितना होता है? जब 11 को आप 3 बार गुणा करोगे तो ऑटोमेटिक कौन सी संख्या आएगी? 1331 आएगा। तो ठीक है, तो हमारा L कितना आ गया? यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है ना। तो बस हमें एरिया वाला फॉर्मूला में रखना है। 6 का 6, L कितना है? 11, और 11 का भी क्या लिखना है? स्क्वायर। तो 11 गुणा 11, और 11 गुणा 11 गिना वो कितना होता है? 121, ठीक है। और 6 से गुणा कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 एकम 6 एकम 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2, असल का 1, 6 एकम 6 और 1 7, 726 वर्ग मीटर। 726 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। 20 तक हर व्यक्ति या हर बच्चा क्या करो? क्यूब रूट या स्क्वायर रूट दोनों याद कर लो, ठीक है ना। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों याद कर लो, ताकि क्या हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कम समय में सॉल्व होंगे, ठीक है ना। वरना तो
बहुत टाइम लग जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालोगे फिर आगे सॉल्व करोगे, मतलब 2-3 क्वेश्चनों का समय ये अकेला खा जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना 20 तक तो कम से कम याद करना ही है यार, मेहनत कर ही रहे हो, पढ़ाई कर ही रहे हो तो ढंग की करो ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से लेकर 15 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर 15 तक सम संख्या जोड़नी, ठीक है ना। 1 से लेकर 15 तक सम संख्या जोड़नी है, ठीक है ना। सम संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो सबसे पहले सम संख्या कौन सी होती है हमारी, होती है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, इसके बाद 16। हमें कहाँ तक 15 तक जोड़ना, तो बस इन संख्याओं को क्या कर लीजिए, जोड़ कर दीजिए, ठीक है ना। 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 30 और 12 42, 42 और 10 52, 52 और 2 56। ऑप्शन नंबर सी, इन सबको जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। यदि एक व्यक्ति अपने धन का 1/5 भाग अपनी पत्नी को देता है, 25% भाग पुत्र को देता है, तो शेष धन पुत्री को देता है। यदि पुत्री को वह 638 रुपये देता है, 638 रुपये देता है, तो कुल धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने धन का किसको देता है, अपने धन का किसको दे रहा है, अपने धन का 1/5 भाग पत्नी को दिया, 25% पुत्र को दिया और शेष धन पुत्री को दे दिया। तो यदि पुत्री को वह 338 रुपये देता है तो कुल धन कितना है ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, क्या दे रखा है, ये अपनी पुत्री को कितना दे रहा है, शेष धन देता है। इसका मतलब पहले ये फाइंड करना पड़ेगा किसको किसको कितना दिया, ठीक है ना। पहला कौन दिया, पत्नी को दिया, कितना दिया, 1/5 दिया, ठीक है। फिर पुत्र को दिया, पुत्र को कितना दिया, 25% दिया, मतलब 25 का मतलब कितना होता है, 25 को जब फ्रैक्शन बोलोगे 25/100 भाई 25% जब आप परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा, 25/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में 25 का भाग 1 बार गया और 100 में 4 बार गया। तो पुत्र को कितना दिया, 1/4 दिया पुत्र को। फिर क्या बोला इसने, शेष धन पुत्री को देता है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को जोड़ दें पहले, तो 1/5 मतलब पत्नी और पुत्र को कितना दिया, 1/5 प्लस 1/4। इसको जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 520। इनको दोनों क्या करो, गुना कर लो। इसको 4 से गुना किया 4 प्लस 5 को इससे किया 5, कितना आ गया 9/20 धन तो क्या कर दिया इसने, दे दिया। 9/20 धन तो क्या किया इसने, अपने पुत्र और पत्नी में बांट दिया। अब शेष धन है वो किसको देगा, ये अपनी बेटी को देगा। तो शेष धन हमको फाइंड करना पड़ेगा। सीधी सी बात देखिए, 9/20 ये किसको दे चुका है, अपने पत्नी और सन को दे चुका है, ठीक है ना, 9/20। तो सीधी सी बात, आप देखिए टोटल धन जैसे मानना 20 है, उसमें से 9 भाग ही अपनी पत्नी और बेटी को, सॉरी पत्नी और बेटे को दे दिया है। तो देखिए इसमें कितना बाकी शेष कितना रहा, 20 में से 9 दे दिया, कितना बचा ऊपर, 11 बच गया। तो 11/20 ये अपनी किसको देगा, पुत्री को देगा। फ्रैक्शन में हमने फाइंड कर लिया, कितना देगा ये अपनी बेटी को, 11/20। देखो 11/20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, हमने कहा है कि 11/20 है, लेकिन उसने बोला कि ना कितना दे रहा हूँ मैं, 638 रुपये दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो मतलब पुत्री को हमने तो कितना माना है कि 11 दे रहा है। तो हमें क्या करना, देखो कुल संपत्ति कितनी है, 20 है, उसमें से 11 दे रहा है अपनी पुत्री को। लेकिन हमने क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 638 है, तो 11 को 6 से 38 से इक्वल टू रखो, ठीक है। 638, तो एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 638 से क्या कर लो, डिवाइड करो। 11 6 66 ज़्यादा हो गया, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, पीछे बच गया 8 88, 11 8 88, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 58 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 58 आ गई। मतलब अब हम क्या करेंगे, इसकी जो टोटल आए हैं वो क्या है, 20 है, 20 को 58 से क्या करो, गुणा कर दीजिए। 58 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 60 और 60 120, 120 में से 4 कम कर लो, 116 और पीछे 0, मतलब 1160 रुपये उसकी कुल इनकम है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इस प्रकार बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। एक बार और आप इसको देख लेना, ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो फिर कमेंट करना, मैं आपको और भी दूसरे तरीके से समझाने का। रोहन ने 180 पृष्ठों की एक पुस्तक के 108 पृष्ठ पढ़ लिए हैं, उसने कितने प्रतिशत पृष्ठ पढ़ना शेष रह गया है। देखो कुल बुक में कितने पृष्ठ हैं, 180, पढ़ कितने लिए, 108, इसका मतलब बचे कितने, तो देखो 10 में से 8 गया 2, पीछे क्या कितना आएगा, 72 आएगा, ठीक है ना। 7 का 7 और 6 में गया 0, मतलब 72 पेज इसके क्या है, शेष बचे हुए हैं, ठीक है ना। इतने पढ़ लिए, ये टोटल है, ठीक है। तो शेष कितने रह गए, 72 पेज रह गए। अब कितना पूछा इसने, उसे कितने प्रतिशत प्रश्न पढ़ना शेष है। अब देखो प्रतिशत किसका पूछ रहा है, ये प्रतिशत पूछ रहा है शेष का, ठीक है ना। कभी ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, कभी शेष का पूछ लेता है, कभी ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत पढ़ लिया। तो हमेशा ध्यान रख के देखना, देखो कितने प्रतिशत पढ़ा है तो कर ला, तो हम 108 ऊपर रख के इसका फाइंड करते। लेकिन यदि कितने प्रतिशत शेष रहे हैं तो उसमें शेष को सबसे ऊपर रखना है, शेष प्रतिशत फाइंड करना है ना। तो शेष ऊपर नीचे आएगा 100, सॉरी टोटल पेज कितने हैं, 108
180 और गुणे में 100, तो शेष कितना है 72 डिवाइड बाय 180 और गुणे में 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 18 से 4 बार कट गया, 10 से 4 किया 40। इसका मतलब 40% पेज अभी पढ़ने बाकी है, 60% उसने पढ़ लिया है, 60% पढ़ लिया है और 40% पढ़ने शेष है। ठीक है ना, किसी प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन, एक थैले में 90 रुपये के, सॉरी 10 पैसे के, कितना बोला है, सिक्के बोल रहा है। ठीक है ना, इधर लिख रहा हूँ मैं 90 10 के, 90 सिक्के 10 पैसों के, कितना हो जाएगा 900 पैसे। ठीक है, फिर क्या बोला भाई 90 सिक्के है ना, एक सिक्का 10 पैसे का है। ठीक है ना, फिर दूसरा है 40-25 पैसे के, 40-25 पैसे के, ये पैसे ध्यान रखना सिक्के। ठीक है ना, ये सिक्का 10 का, ये 25 पैसे का और 40 ये नंबर है, ये नंबर ऑफ कॉइन है। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर दूसरा क्या बोला 20-50 पैसे के, 20-50 पैसे के। ठीक है ना, 20 सिक्के 50 पैसे के, कितना हो जाएगा देखो 2500 के 100 और 1000। फिर ये पैसे आ रहे हैं, रुपये नहीं है, ध्यान रखना पैसे हैं। ठीक है ना, पैसे और रुपये में फ़र्क होता है क्या, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। ठीक है ना, समझना बात को। फिर 50 को दिया, 5 दूनी 10, 1 2 0, 1000 पैसे। अब भी पैसा में आ गया। ठीक है, अब आगे वो क्या बोला उसने 10 रुपये 10 1 रुपये के सिक्के, 10 1 रुपये के सिक्के, मतलब कितने आ गए 10 रुपये। ये ध्यान रखना रुपये में, बाकी सब पैसे में, ये रुपये में। ठीक है ना, फिर क्या बोला, क्योंकि 1 रुपया है ना, पूरा 1 रुपया है यहाँ पर। ठीक है ना, 1 रुपये का सिक्का है ना, इसलिए यदि थैले में 12 रुपये खर्च कर दिए, थैले में उसने कितने खर्च किए 12 रुपये खर्च कर दिए। खर्च कितने किए उसने 12 रुपये खर्च किए, 12 रुपये खर्च किए। तो पहले ये फाइंड करो इसके थैले में थे कितने पैसे, थैले में थे कितने पैसे, थैले में इतने पैसे थे जितने ऊपर लिखे हुए हैं। तो देखिए पहले इनको क्या करोगे आप रुपयों में बदलेंगे। तो रुपयों में कैसे बदलेंगे, इसमें सब में क्या करोगे 100 का भाग दे दोगे, सब में क्या करोगे 100 का भाग दे दोगे, सब में क्या करोगे 100 का भाग दे दोगे। ये रुपये में दे रखा पहले ही, ये तो रुपये में पहले भी दे रखा है, इसको नहीं बदलना। ठीक है, जो पैसे हमें दिया उनको बदलना है। तो 100 में 00 से 00 कट के क्या आ गया 9 रुपये, 00 से 00 कट के कितना आ गया 10 रुपये, 00 से 00 कट के कितना आ गया 10 रुपये, यहाँ 10 रुपये पहले ही थे। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 20 30 और 9 39 रुपये, मतलब कुल उसके थैले में कितने थे 39 रुपये थे। उसमें से उसने 12 रुपये खर्च कर दिए। 12 रुपये खर्च करेंगे तो पीछे कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 2 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2, 27 रुपये शेष बचेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करेंगे तो बोर भी होना पड़ेगा, इसमें क्या है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए। ठीक है ना, यदि मान लो नींद आ रही है वगैरह आ रही है तो पानी वानी पी लीजिए, फिर बैठ जाइए। ठीक है ना, देखिए 5 8 15 18 का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा, एलसीएम फाइंड करना नॉर्मल तरीका है। 5 8 15 और 18 का एलसीएम फाइंड करना। ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है उसका भाग देना है। ठीक है ना, पहले देखो सबसे छोटी संख्या देना ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, बाद में 2 का भाग देखो सब किसी में जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसमें जाना, जिसमें नहीं जा रहा है उसमें नहीं जाना। ठीक है, तो देखिए 5 का नहीं जा रहा है रेंट दिया, फिर 4 में जा रहा है, 2 में 8 में जा रहा है 4 बार, फिर 15 में नहीं जा रहा है रेंट दिया, 18 में जा रहा है 9 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, किसमें जा रहा है 4 में जा रहा है, कितनी बार गया 2 बार, फिर 5, फिर 15, फिर 9, क्योंकि इसमें नहीं जा रहे हैं उनको सेम लिख दिया हमने। ठीक है ना, बस अगला 2 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, फिर 5 का 5, 15 का 15, 9 का 9। ठीक है, अब देखिए आगे क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 का 9 में जा रहा है, 15 में जा रहा है। ठीक है, 5 में नहीं जा रहा तो सेम लिखेंगे, फिर 1 का 1, इसमें 5 बार, 3 का भाग 15 में कितनी बार 5 बार गया, 9 में कितनी बार गया 3 बार गया। अब भी 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है इसमें, बाकी किसी में जा नहीं रहा तो सेम। अब 5 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 1 1 1 1, अब आ गया सॉल्व हो गया सारा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 100 दूना 180 दूना 360, 360। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की संख्या 7,78,988। क्या बोला है निकटतम 1000, नियरेस्ट 1000। क्या पूछा है नियरेस्ट, निकटतम 1000 पूछा है। तो निकटतम जब भी 1000 पूछेंगे तो क्या करना है, कौन सा डिजिट चेक करना है संख्या के अंदर, ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है ना, तो ध्यान रखना जब भी निकटतम 1000 पूछे, देखो निकटतम 10 पूछता है तो हमेशा इकाई अंक चेक करना है। निकटतम 10 पूछे तो इकाई अंक चेक करना है। ठीक है, निकटतम 100 पूछे तो दाई अंक चेक करना है। निकटतम 1000 पूछे तो कौन सा सैकड़े वाला अंक चेक करना है। ठीक है, अब चेक क्या करना है,
कि वो क्या है, 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो क्या करना है, अगले डिजिट में, अगला मतलब 1000 के डिजिट में, 1000 में क्या करोगे, 1 जोड़ देना है। तो 1000 के डिजिट में, ठीक है ना, तो अगले डिजिट पे 1 जोड़ना है, अगले डिजिट में 1 जोड़ देना, 1 प्लस कर देना, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे, अब कहा निकटतम 1000 फाइंड करना, तो इकाई दहाई सैकड़ा चेक करेंगे। निकटतम 1000 है तो सैकड़ा चेक करना है। क्या चेक करना है कि वो संख्या 5 से ज़्यादा है या 5 से छोटा है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा आ गया। अब 9 देखो क्या है, 5 से ज़्यादा है, 5 के बराबर है, 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा होगा तो अगले में क्या कर लेना, 1 जोड़ देना है। यदि मान लो यहाँ 5 से कम होता तो क्या करते, ये 8 सेम रहता, बाकी वाले सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते, ठीक है। और यदि मान लो यहाँ 5 होता तो हम क्या करते, इसमें फिर भी क्या करते हैं, +1 करते, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, और 7 का 7, और ये पीछे सारे 3 क्या हो जाएंगे, 0। और 1000 का मतलब यही होता है, पीछे 3 0, ठीक है ना। तो 79,000, ऑप्शन नंबर ए सही। लास्ट क्वेश्चन, 12 और 36 में उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन गुणनखंड, जो दोनों के गुणनखंड हो, ठीक है ना। ऐसे गुणनखंड जो दोनों के फैक्टर हो, ठीक है ना, जो उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड, क्या नाम है उसका, कॉमन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या लिख लीजिए, 12, इधर लिख लीजिए 36। अब इनके फैक्टर, फैक्टर का मतलब 12 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग जाता है। 12 के अंदर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है। अब देखो आधा आ गया, 6 का हाफ आ गया, इसके बाद किसी संख्या का भाग 12 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसलिए 12 के सीधा, 6 के बाद सीधा 12। अब देखो 36 का, सॉरी देखो हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर हमेशा क्या होगा, उस संख्या का उसके बराबर या उससे छोटे होंगे, ठीक है। तो देखिए 1 और 12 के बीच में 12 के फैक्टर है, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं, मल्टीपल कभी फिक्स नहीं होते, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट होते हैं। आगे देखिए 1 का भाग जाएगा 36 के अंदर, 2 का जाएगा 36 के अंदर, क्योंकि 18 दूना 36 होता है, ठीक है। 3 का भाग जाएगा, ठीक है, 12 3 36 होता है। 4 का भाग जाएगा, ठीक है, 9 चौक 36 होता है। 5 का जाएगा नहीं, 6 का भाग जाता है 6 36 बार। 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा 4 बार, ठीक है। उसके बाद 12 का जाएगा 3 बार, उसके बाद किससे जाएगा, 12, देखो 12 आ गया। अब 12 के बाद में किसका जाएगा, 13 13 के टेबल में आता नहीं, 14 के टेबल में आता नहीं, 15 के टेबल में आता नहीं, 16 के नहीं आता, 17 के नहीं आता, 18 का आता है। 18 दूना 36 और 18 हाफ है, उसके बाद सीधा 36 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इतना देखना भाई हाईएस्ट 12 ही है, बाकी आगे 12 से कोई मतलब नहीं है अपने, ठीक है ना। आगे देखना कौन कौन से, एक तो 1 है 2, 1 है 3, 1 4, 1 6 और 1 12। हमारे कॉमन गुण कौन कौन से आते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से आ गए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कौन से आ गए, 1 2 3 4 6 और 12। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये सेशन खत्म होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे हम कल से एक और नया वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके पीछे लगे रहेंगे, ठीक है ना, और कड़ी मेहनत करते रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन रुके नहीं, ठीक है ना, और मेहनत से आपका काम हो जाए, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड शेयर इट।